हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। और जब हमारे पड़ोस में पाकिस्तान जैसा देश हो तो हमें बहुत सतर्क और सावधान रहना होता है। आप हमारे देश में हो रही घटनाओं को देख रहे होंगे और उसके कनेक्शंस भी अभी आपको इस्टेब्लिश होते हुए दिख रहे होंगे। पाकिस्तान में एक बड़ा अलग सा इतिहास रहा है कि वहाँ पर जब भी सेनाएं या सेना प्रमुख डोमिनेंट हुए हैं, उसका खतरा भारत ने झेला है हर बार। ये मैं आपको आज के वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कब कब क्या क्या हुआ और आपको आइडिया लगेगा कि सेना प्रमुख का डोमिनेंट हो जाना, पावरफुल हो जाना भारत के लिए कितनी बड़ी समस्या है। आज हम जिस चीज़ पर आपसे बात करने वाले हैं वो एक संविधान संशोधन है, जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इतनी शक्ति दे रहा है कि ना वहाँ चुनाव मायने रखेगा, न संसद मायने रखेगी, न न्यायपालिका मायने रखेगा। यानी कि वो लाइफ टाइम एक सुप्रीम कमांडर की तरह काम करेंगे और यह कोई तख्ता पलट नहीं है जैसा कि पाकिस्तानी सेना इसके पहले करती रही है। इस बार यह संविधान संशोधन के थ्रू किया जा रहा है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न यह है कि पाकिस्तान में सेना को इतनी शक्ति क्यों मिली हुई है? सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट अब इस संविधान संशोधन के बाद कहां खड़े हुए हैं? इसके साथ साथ भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो आज हम समझेंगे 27वां संविधान संशोधन यूपीएससी इंटरनेशनल रिलेशंस के दृष्टिकोण से। देखिए, भारत की तरह एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी पाकिस्तान कभी नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान में सेना के दखल की कहानी भी पाकिस्तान के गठन के साथ साथ ही चलती रही। 1958 से लेकर 2024 तक कुल 34 साल तक पाकिस्तान मिलिट्री रूल के अंडर रहा। हर बार तख्ता पलट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हुआ, मार्शल लॉ लग गया। लेकिन इस बार जो खेल हुआ है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत समझने वाला है, क्योंकि इस बार तख्ता पलट हुआ ही नहीं, इस बार संविधान में संशोधन कर दिया गया, या हम यूँ कहें कि संविधान ही बदल दिया गया। यानी कि अब सेना को सत्ता मिलेगी और वह भी लोकतंत्र के रास्ते से। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि 27वां संविधान संशोधन है क्या। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है जो कहती है कि हिस्टोरिक ओवरहॉल इन पाकिस्तान, मुनीर टू लीड ऑल फोर्सेस, सुप्रीम कोर्ट पावर कर्ब्ड। अब आप समझ सकते हैं इसकी गंभीरता। तो पहले हम 27वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने 27वां संविधान संशोधन पारित किया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि आर्टिकल 243A और आर्टिकल 243B में कुछ सेक्शंस जोड़े गए हैं। इसमें आर्मी चीफ असीम मुनीर को बहुत सारी पावर्स मिलती हैं, जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों का ऑपरेशनल कंट्रोल मुनीर साहब के पास चला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति में डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास चली जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में उनका फाइनल वीटो पावर हो जाएगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज को निर्देश देने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी से संबंधित मामलों में भी इनके पास रिव्यू की पावर आ जाएगी। अगर हम बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में कहें तो वहाँ का पाकिस्तान अब सिर्फ डी ज्योर अथॉरिटी रह गया, नाम मात्र का अधिकारी रह गया है। अब डी फैक्टो अथॉरिटी यानी कि वास्तविक निर्णय निर्माता आर्मी चीफ ही होंगे, वो भी ऑफिशियली। अनऑफिशियली ऐसा होने के आरोप लगातार लगते रहे, लेकिन अब ये ऑफिशियली होगा। यानी कि पाकिस्तान में अब जो मॉडल चलेगा वो है डेमोक्रेसी बाय कॉन्स्टिट्यूशन का, बट रूल बाय आर्मी चीफ का। अब यहाँ पर जुडिशरी वाला मामला भी आपको समझना होगा, क्योंकि जुडिशरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है और वो बचाती रही है बार बार लोकतंत्र को सरकार के विरुद्ध टिप्पणियां करके और निर्णय दे करके। इसी वजह से जुडिशरी की पावर को भी कर्व किया गया है, कम किया गया है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल एक्टिविज्म के जरिए बार बार आर्मी को, गवर्नमेंट को चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट इस अमेंडमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी सुओ मोटो पावर्स को, जो स्वतः संज्ञान लेने की शक्तियां हैं, उनको सीमित कर दिया जाएगा। अब चीफ जस्टिस अकेले नहीं बल्कि 3 जजेस की कमेटी यह तय करेगी कि कौन सा केस सुना जाए। इसके साथ साथ कौन से मामलों में रिव्यू किया जाए, और रिव्यू का अधिकार अब एग्जीक्यूटिव के पास होगा। पहले रिव्यू के मामलों में एग्जीक्यूटिव से सलाह ली जाएगी, जो कि आर्मी बैक्ड गवर्नमेंट है। यानी कि अगर फैसला आर्मी या कार्यपालिका को पसंद नहीं आया तो सरकार उसके लिए रिव्यू रिक्वेस्ट का भी अधिकार रखेगी, जुडिशरी के ऊपर दबाव बनाएगी। महत्वपूर्ण यह है कि जो केस की चयन प्रक्रिया है, किसी भी मामले को जो लेना है, उस
मामले की सुनवाई की जो प्रक्रिया है उसमें भी एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म डाल दिया गया है। अब हर केस सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। हर केस के लिए सबसे पहले लोअर बेंचेस और कमिटीज स्क्रीनिंग करेंगी, मतलब कंट्रोवर्शियल मामलों में कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही उसको रोका जा सकेगा। यह चीज भी संविधान संशोधन ऐड करती है। तो मजेदार बात यह है कि फैसला जनता नहीं करेगी, ना विधायिका करेगी, अब सत्ता फैसला करेगी कि किस तरह से ये आगे काम करेगा और किस तरीके से सेना प्रमुख ऐसा चाहते हैं। तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर तो उन्हें बनाया ही जा रहा है। अब इसके बाद भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? भारत में इंपैक्ट को जानने के लिए, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, आप पूरी हिस्ट्री को देखिए। जब जब सेना प्रमुख पावर में आए, जब जब पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ, तब तब भारत में ऐसी घटनाएं बहुत ही प्रोमिनेंटली और डोमिनेंटली रिपीटेडली की गई। अब आप देखिए, जैसे कि हम बात करें 1965 की, 1965 की बात करते हैं तो 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया। उस समय शासन कर रहे थे पाकिस्तान पर फील्ड मार्शल अयूब खान। मिलिट्री डिक्टेटरशिप का दौर था। पाकिस्तान ने उस समय जब सेना का शासन चल रहा था तो उन्होंने सीधे कश्मीर में घुसपैठ करी, ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया और भारत पाक युद्ध 1965 का जो होता है वो शुरू हो गया। इसी तरीके से 1971 में जब बांग्लादेश वाला इशू चल रहा था, उस समय जनरल याहिया खान सुप्रीम कमांडर थे, मिलिट्री डिक्टेटरशिप चल रही थी, पाकिस्तान में सेना का शासन था, राजनीतिक असंतोष चरम पर था। ध्यान हटाने के लिए भारत पर हमला किया गया, वेस्टर्न फ्रंट को ओपन कर दिया गया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश बन गया है, वो अलग हुआ। और ये 71 की घटना है, याहिया खान के दौर की, जब आपका बांग्लादेश अलग हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम 1999 की बात करें तो 1999 में जो कारगिल युद्ध होता है, शासक थे जनरल परवेज मुशर्रफ, मिलिट्री का डोमिनेंस था। कहा जाता है मुशर्रफ साहब ने बिना पीएम नवाज शरीफ को बताए हुए कारगिल में इन्फिल्ट्रेशन का प्लान किया। सीधे भारत के साथ कारगिल वार की स्थिति बनी। इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये बहुत साफ साफ कहा कि कारगिल वॉज कैरीड आउट बाय पाकिस्तान आर्मी विदाउट सिविलियन कंसेंट, यानी कि सेना अपने मन से पूरा डिसाइड करके कारगिल को प्लान कर रही थी, इन्फिल्ट्रेशन को प्लान कर रही थी। इसी तरीके से 2001 के दौरान 2001-2 में जब आप देखेंगे पार्लियामेंट पर अटैक होता है, क्रॉस बॉर्डर टेरर होता है। उस समय शासक कौन था? उस समय शासक थे परवेज मुशर्रफ, जो कि मिलिट्री रूल ऑफिशियली पाकिस्तान में लीड कर रहे थे। उसी दौरान संसद पर भी हमला होता है। भारत ने ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया था, एक बड़ा मूवमेंट दिया था, बड़ा मोबिलाइजेशन किया था, लेकिन ये हुआ तभी। तो बहुत सिंपल है कि पाकिस्तान में जब जब मिलिट्री रूल होगा तब तब भारत में घुसपैठ बढ़ेगी, प्रॉक्सी टेररिज्म बढ़ेगा। और आपने देखा होगा कि जैसे जैसे शक्तियां केंद्रित होती गई, पिछला जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमला हुआ भारत में, वो हमला कब हुआ? वहाँ के जनरल मुनीर के स्टेटमेंट आने के कुछ दिनों के बाद। तो अगर इस तरीके से वे अपनी सत्ता को केंद्रित करेंगे सेना के हाथ में, सेना प्रमुख के हाथ में, तो निश्चित तौर पर आप यकीन मानिए भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सिविलियन डिप्लोमेसी बहुत कम हो जाएगी। मिलिट्री लेड पॉलिसीज एग्रेसिव होंगी, क्योंकि जो सेना है वो अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए निश्चित तौर पर प्रयास करेगी कि भारत के साथ टेंशन्स बढ़ें। भारत के लिए प्रेडिक्टेबिलिटी रिस्क भी बढ़ेगा। भारत को पता नहीं होगा कि सेना किस तरीके से रिएक्ट करने वाली है वहाँ की, और इंटरनल जो इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान की वो और बढ़ेगी, क्योंकि सेना को लेकर के लोगों में पहले से नाराज़गी है। बहुत सारे प्रांतों में आप देखते होंगे लगातार विद्रोह हो रहे हैं, जैसे बलूच, पश्तून, इन सब जगहों पर। तो यहाँ को इस टेंशन्स को डाइवर्ट करने के लिए सेना निश्चित तौर पर एक्सटर्नल डाइवर्जन करेगी, राष्ट्रवाद वाली राजनीति खेलेगी, एलओसी पर टेंशन बढ़ाएगी। तो पाकिस्तान ने जो किया है बहुत ही लोकतंत्र के नज़रिए से शर्मनाक है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस बार प्रधानमंत्री नहीं बदला है, इस बार उन्होंने सत्ता का पूरा मॉडल, पूरा सेटअप बदल दिया है। और इतिहास गवाह है कि जब भी संवैधानिक तानाशाही आती है तो वहाँ लोकतंत्र कभी सस्टेन नहीं करता है। आप भी भारतीय नागरिक होने के नाते, आप भी एक सजग नागरिक होने के नाते ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इस तरीके से मिलिट्री कमांड को सुप्रीम कमांडर बना देना लोकतंत्र का अपमान है या नहीं। आपको क्या लगता है? आगे बढ़ते हैं।
आपको मैं अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूँ, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको यूपीएससी के संबंध में जब भी कोई सलाह या सहायता चाहिए वह भी मिल जाएगी। जो हमारा एसआईपी बैच है, जो हमारा कल से शुरू हुआ था, आपके पास हम लोगों ने बहुत बार बात भी करी, बहुत सारे बच्चे अभी छूट भी गए थे। तो हमारे यहाँ एक बड़ा अनाउंसमेंट है, लर्नर्स डे सेल चल रही है यूपीएससी के एसआईपी कोर्स पर, साथ ही साथ 2026 और 27 के बैच पर भी। इस सेल में आपको बहुत बड़े डिस्काउंट के साथ पूरा एसआईपी बैच मिल रहा है। इस बैच में आपको नवंबर बैच में एडमिशन मिलेगा। 15 तारीख से पहले आपको एडमिशन लेना होगा। सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच है क्या? बेसिकली जो बच्चे 2026 में यूपीएससी की तैयारी करके एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम है। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी प्रीलिम्स की तैयारी, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट के साथ साथ सीसेट की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। तो अगर आप इसको पूरे प्लान के साथ एग्जीक्यूट करते हैं तो 2026 का प्रीलिम्स आपके लिए एक आसान रास्ता होगा, आप आसानी से इसे क्लियर कर सकेंगे। ध्यान रखिएगा, 15 नवंबर तक ही ये सेल अवेलेबल है। इस फीस पर आपको 15 नवंबर तक ही एडमिशन मिलेगा। सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपको एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब आपके लिए यह फीस एप्लीकेबल होगी। जब भी कभी आप स्टडी IQ से कोई भी कोर्स ले, वो IAS का हो, PCS का हो, जुडिशरी का हो, ऑप्शनल का हो, आप PK लाइव कोड इस्तेमाल कीजिए। ये मेरा फैकल्टी कोड है और इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ साथ जो बच्चे 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी डाउट को क्लियर कर देता हूं कि उनके लिए भी ये लर्नर सेल अवेलेबल है। सेम कोड लगाना है, 15 नवंबर तक ही सेल है। आप हिंदी, इंग्लिश कोई भी बैच लेते हैं, किसी भी ऑप्शनल का बैच लेते हैं, स्टेट PCS का लेते हैं, जुडिशरी का लेते हैं, सब जगह ये कोड एप्लीकेबल होगा। और आपको इस अचीवर्स डे सेल में इस लर्नर्स डे सेल में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट सिर्फ इस एक कोड से मिल जाएगा। तो अगर आप 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2028 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो देर मत कीजिए, इसको तुरंत ज्वाइन कीजिए। और 15 तारीख के बाद आपको यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए इसमें समय मत लगाइए। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।